नमस्कार भाइयों। भाइयों, स्वागत है आपका रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाइयों, जैसा आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज की वीडियो एक विशेष वीडियो है। ऐसी वीडियो जो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी आपको। इसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चे जो है एग्जाम हॉल में गलती क्या करते हैं। इसके द्वारा आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चलेंगे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस टाइप के हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये सिर्फ कुछ हैं। ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर में होते हैं। हम आप उनमें से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जामिनर आपको कहां पर मतलब मिसगाइड कर सकता है, आपको जबरदस्ती गलत करा सकता है आपसे क्वेश्चन को, और आपको उस गलती से बचना है। कैसे बचेंगे ये सब भी बताएंगे हम। लेकिन आप जो है, जो अभी हम आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं, पहले आप हमारे बताने से पहले उस क्वेश्चन को करके देखिए। हम आपके पास क्वेश्चन लाएंगे, वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को करके देखिए। जब आप क्वेश्चन कर लें, अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। और मैं जितने क्वेश्चन दूंगा यहां पर, आप कोशिश ये करना, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है? अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया तो इसका मतलब आप मैथ को समझ रहे हैं। अगर आपने इनमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया तो आप फिर दावा ठोक सकते हैं, किसी टेस्ट में मैथ के 50 है तो आप 50 में से 50 के दावेदार हैं, 25 है तो 25 में से 25, 20 है तो 20 में से 20, और 15 है तो 15 में से 15 के दावेदार। अगर यहां पर एक भी गलती कर रहे हैं तो फिर अपने आप को सुधारिए। कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए। आपको एक भी गलत सवाल नहीं करना है। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सवाल को ध्यान से पढ़िए। इफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is a, then what will be the average of 5 consecutive numbers ahead of them that is bigger than them? ठीक है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत a है, तो उनसे आगे की अर्थात उनसे बड़ी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा? जल्दी से बताइए भाई। अपना पेपर कर लीजिए, मतलब क्वेश्चन को कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है? उम्मीद है आपने ये कर लिया होगा। अब देखते हैं। तो अब देखिए, इस सवाल में बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो रट्टा लगा लेते हैं कि कैसी संख्या है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। क्रमागत बोल रहा है। अब ये सवाल क्रमागत सम पर भी होता है, क्रमागत विषम पर भी होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी टेबल पर भी होता है। जैसे ये भी बोल सकता है कि भाई 5 के 7 क्रमागत गुणजों का औसत ए है। ऐसे भी बन सकता है भाई क्वेश्चन। ठीक है? तो अब ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो उनसे आगे की अर्थात उनसे बड़ी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो a प्लस 2.5 कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो a प्लस 5 कर रहे होंगे। ठीक है? आप भी चेक कीजिए कि आपने इनमें से किया है क्या। अब देखते हैं। ठीक है? इस सवाल को पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, आइए। ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। अब देखिए कि जब हम औसत ए ले रहे हैं तो इसका मतलब 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो इसका मतलब बीच की संख्या ए है, तो इससे छोटी 3 संख्या है, 3 संख्या बड़ी है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? ए प्लस 1 है, ए प्लस 2 है, ए प्लस 3 है। ठीक है? इनसे छोटी ए माइनस 1, ए माइनस 2, ए माइनस 3 है। हम छोटी पर जा ही नहीं रहे क्योंकि हमें इससे बड़ी चाहिए। अब ये तो हो गई। अब ये क्या कह रहा है? उनसे बड़ी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। अब उसमें इस सवाल को शामिल नहीं करेंगे, इनसे बड़ी 5 लेंगे। तो जब इससे बड़ी लेंगे तो a प्लस 4 होगा, a प्लस 5 होगा, a प्लस 6 होगा, a प्लस 7 होगा, और a प्लस 8 होगा। ठीक है? फिर से समझिए। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत a है। कितनी संख्या थी? 7 थी। यानी 3 इनसे बड़ी, 3 इनसे छोटी। ओके। तो उनसे आगे की अर्थात उनसे बड़ी 5 क्रमागत संख्याओं, उनसे आगे की 5 ले ली, का औसत कितना होगा? अब देखिए, तो जब हमने ये औसत क्या लिया? ए लिया। ये बीच की संख्या है, 3 इससे छोटी है, 3 बड़ी है। अब क्या हुआ? अब उनसे आगे की 5 लेनी है। अब सवाल ये नहीं कह रहा कि इन सभी को मिलाना है, सभी को नहीं मिलाना, इनसे आगे की 5 लेनी है। जब इनसे आगे की 5 लेंगे तो ये संख्या बनेगी 5, और इनका औसत क्या होगा? ए प्लस 6 होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो ना तो ए प्लस 2.5 था, ना ए प्लस 5 था। अब आप कैसे कर सकते और समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, अंतर अंतर बताने का सिस्टम बताया कि भाई आप सवाल का अंतर समझ पाए।
प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम ये है कि बच्चे क्या करते हैं, सवाल का आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है, वो ये नहीं देखते कि आंसर क्यों है। जब तक आप क्यों पर नहीं जाएंगे तब तक आप उसको सीख ही नहीं रहे हो। रीजनिंग और मैथ में केवल ये इससे संतुष्ट मत होइए कि इसका आंसर क्या है। कब की बात कर रहे हैं हम? जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम हॉल में आंसर दिख जाए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम हॉल में क्या पर जाना है, लेकिन प्रैक्टिस में जब आप एग्जाम हॉल से पहले अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो क्यों पर जाइए। ये मत देखिए कि आंसर क्या है, ये देखिए आंसर क्यों है। जिस दिन आपने क्यों को पकड़ लिया उस दिन आप मैथ और रीजनिंग कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, अभी ये तो हो गया हमारा करने का तरीका। अब हम दूसरा देखते हैं कि इसको हम और किस ढंग से कर सकते थे। अगर हम आपसे कहेंगे कि कैसे करना है, तो ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। कोई सी भी संख्या कहीं से भी मान लीजिए, कोई सी भी 7 संख्या ले लिए। हमने मान लिया, हमने उठा लिया 10 से, 10 11 12 13 14 15 16। 7 क्रमागत संख्या औसत कितना है? ये है, यानी ये ए है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा उनसे आगे की, उनसे बड़ी 5 क्रमागत संख्या है, तो 17 18 19 20 और 21 ये संख्या है। अब इनका औसत बताना है, तो पहले औसत 13 था, अब 19 है। 13 से कितना फालतू है? 6 फालतू है, तो a+6 ही तो आया। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये मैं बोल रहा हूं कि सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन समझ कर करे तो ऐसे कर लो, ए से कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये तरीका आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि उनसे आगे की 5 संख्याएं शामिल कर ले तो औसत कितना होगा। अब जो हमने पहला क्वेश्चन बोला, तो बहुत सारे भाइयों ने उस क्वेश्चन को इस ढंग से कर दिया। ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। मैं आपको इसी चीज का अंतर समझाने चाह रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर तो कोई भी बता सकता है। इसका आंसर बच्चे रट लेते हैं कि कितना है भाई, पहले औसत ए है और पहले औसत कितना है? ए है। तो अब 5 संख्याएं शामिल करिए तो 2.5 जोड़ दो, आंसर आ गया। ये ठीक आंसर है इसका। अगर सम होती तो +5, विषम होती तो +5, क्रमागत है तो 2.5। ठीक है, ये आसान चीज है, लेकिन एग्जामिनर उसको भी तो पूछ सकता है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि केवल ये नहीं कि एक ही चीज को रट्टा मारकर ये मत समझो कि हमने सीख लिया। सीखना तो पूरी चीज सीखिए। अब जरूरी थोड़ी है कि ये वो क्वेश्चन एग्जामिनर ये बोले कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत ये है। वो ये भी तो बोल सकता है कि, अभी मैं बस आपको बस अंतर बता रहा हूं, एग्जामिनर बोल सकता है कि 11 के किन्हीं 5 क्रमागत गुणजों का औसत ए है। अगर 3 गुणज और शामिल कर ले तो क्या होगा, या उनसे अगले 3 का गुणज औसत क्या होगा। 3 गुणज और शामिल कर ले तो औसत क्या होगा, या ये भी पूछ सकता कि उनसे अगले 3 गुणज का औसत क्या होगा। उम्मीद है दोनों अंतर समझ में आगे होंगे, दोनों क्वेश्चन का अंतर समझ में आ गया होगा। अगले सवाल, मतलब ये मैंने औसत से उठाया। औसत वो चैप्टर जिसको बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल आसान चैप्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को कीजिए। मुझे उम्मीद है आपने ये इनमें से कोई भी गलत नहीं किया होगा, और मुझे उम्मीद है आप हर सवाल को सही करेंगे, आगे वाले को भी। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 53 शेष बचते हैं, उस संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। जल्दी से बताइए भाई, देख लीजिए, मतलब बताने का मतलब देख लीजिए भाई, वो लाइव की आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए बोल देते हैं हम। ठीक भाई, अभी वीडियो को पॉज करके आपने अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। अब देखिए, कुछ भाई ऐसे होंगे इसमें जो क्या कह रहे होंगे, इसका आंसर कितना बता रहे होंगे। कुछ भाई ऐसे होंगे जिन जो इसका आंसर बता रहे होंगे 17। कुछ भाई ऐसे होंगे जो इसका आंसर कह रहे होंगे 10। ठीक है, कुछ भाई ऐसे हैं जो 17 बता रहे हैं, कुछ भाई ऐसे हैं जो इसका आंसर 10 दे रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही आंसर गलत है। कैसे, वो देखिए। इसने क्या कहा है, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 53 शेष बचते, तो उस संख्या को 18 से भाग देने पर कितने शेष बचेंगे। कोई भी संख्या हो सकती है। पहली संख्या हो सकती है ऐसी जिसमें हम ये काम करें तो 118, 118 को 65 से भाग दिया, 65 एकम 65, शेष बचा 53, सेट बन रहा है। अब हमने उसी संख्या को 118 को ही 18 से भाग दिया, 18 छिके 108, 10 शेष बच रहा है। तो इसमें 10 बच रहा है, लेकिन मैंने तो कहा 10 भी शेष नहीं है।
बहुत सारे 17 वाले थे वो गलत हो चुके हैं, अब बहुत सारे का आंसर 10 आ रहा है, वो सोच रहे हैं जी सही तो है, गलत कहां पर है, तो गलत के लिए बात करते हैं। अगर हमसे कोई कहे कि किसी संख्या को, एक संख्या 183 लेते हैं ना, 65 से भाग देने पर 65 दूनी 130, 53 शेष बचते हैं। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 53 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 18 से भाग दें, संख्या 183 थी, 3 शेष बच रहा है। पिछले क्वेश्चन में तरीका में 10 आया, इस बार कर रहे हैं तो 3 आएगा, तीसरी बार करेंगे कुछ और आंसर आएगा। अब मैं इसमें आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आ गया तो बच्चे रट लेते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि इसको इससे भाग दे देते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं इन दोनों को जोड़कर भाग दे देते हैं, शेष ही आंसर है। भैया वो अधूरा ज्ञान है, उसको पूरा करिए कि पहले एक बार ये चेक कर लीजिए कि ये 18 से 65 कट रहा है नहीं। अगर ये 18 से 65 कटेगा तो नियम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको सीखना है। ठीक है, अगर नहीं मतलब किसी को अभी भी डाउट है तो ये हमारी जो सरलीकरण वाली वीडियो है उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा से सरलीकरण पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ा देंगे। लेकिन ये मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि अगर आप, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इसका आंसर 17 लाए हैं वो गलत है, जो 10 लाए हैं वो गलत है, तो फिर कहेंगे जी आंसर क्या है। तो याद रखना, इस सवाल में अगर एग्जामिनर ऐसा पूछेगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि पहला ऑप्शन 17, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन लेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर फिक्स नहीं है, तो इसका आंसर ज्ञात नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं बता सकता। लेकिन बहुत सारे क्या करेंगे छात्र, इस सवाल को देखेंगे, यहां तक तो जाएंगे नहीं, यहां पर तुरंत लगा देंगे या यहां पर लगा देंगे तुरंत, नंबर तो गया ना। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी जितनी देर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है उतनी ही देर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है भाई आपको। एक रेलगाड़ी जितनी देर 75 की स्पीड से उतनी ही देर 50 की स्पीड से चलती है, तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। कीजिए आराम से। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम टाइम एज इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द होल जर्नी। ओके, जल्दी से कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए भाई, उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही किया होगा, और मुझे तो ये उम्मीद है कि अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और मैं सोच रहा हूं कि जितने भी आज क्वेश्चन कराऊंगा आपका एक भी गलत नहीं होगा। और अगर आपका एक भी गलत नहीं हुआ तो इसका मतलब आप मैथ सीख रहे हो भाई। ठीक है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एक एक सवाल को ध्यान से देखिए, अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, नौकरी के प्रति थोड़े भी सीरियस हैं तो। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, अब बहुत सारे भाई क्या होंगे, उन्होंने इस सवाल को किया होगा, एक फॉर्मूला होता 2xy बटे x प्लस वाई, यानी 2 गुणा 75 गुणा 50 बटे 75 प्लस 50 125 हो गया। तो 125 से 5 बार, 25 से 2 बार, 25 से 15। बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर 60 दिया होगा, बहुत सारे भाई होंगे जिन्होंने इसका आंसर 60 दिया होगा। अगर आपने भी 60 दिया है तो भी गलत है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर बहुत छोटा सा है, इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। ठीक है, 62.5 इसका सही आंसर है। अब ये कहेंगे जी ये कैसे हुआ, आ जाते हैं, देखिए भाई। ठीक, मतलब दो सवाल होते हैं, अब इसको समझ लेना, इसका आंसर 62.5 है। बस मैं वही तो अंतर समझा रहा हूं। आज मैं आपको मैथ थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि भाई मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं। जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूं तो इन सब चीजों को बारीकी से बताता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ आंखें खोलने वाली बात है कि भाई आपको वास्तविकता का पता लग जाए। तो 62.5, अब देखिए एक पहले इसको समझ लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए, यहां पर दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये था जो अभी आपने किया, और एक क्वेश्चन ये है जो नीचे लिखा हुआ है। एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी जितनी दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है उतनी ही दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। अब देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंतर पता चलेगा। और यही अंतर मैं चाहता हूं कि अगर आपको एकदम से कभी भी सवाल मिले तो आप उसका अंतर तुरंत पहचान जाए।
पहले सवाल में और दूसरे सवाल में अंतर क्या है, मैंने अंतर दिखाने की वजह से ही दोनों को एक ही सेम स्क्रीन पर लेकर आया हूं। ठीक है, आज ये देखिए, पहले सवाल में कह रहा है जितनी देर, देर यानी समय, और दूसरे में कह रहा है जितनी दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस। तो देखिए, एक सवाल में क्या है कि टाइम बराबर है, दूसरे में दूरी बराबर है। अगर दो अलग अलग चाल हैं और टाइम बराबर है या दूरी बराबर, तो दो अलग अलग चीजें हो गई नहीं हुई। तो अगर भैया टाइम बराबर है, टाइम बराबर है, तो औसत चाल होती है दोनों चाल को जोड़कर आधा करना। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। लेकिन अगर दूरी बराबर है तो फिर क्या करते हैं, दो गुना पहली चाल फिर दूसरी चाल, दोनों चाल की गुणा करके दुगुना, और दोनों चाल को जोड़कर भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अगर समय बराबर है, क्या बराबर है, यहां पर मैं समय लिख देता हूं, समय बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों चालों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। लेकिन अगर दूरी बराबर है तो दोनों चाल की गुणा करेंगे, दुगुना करेंगे, और दोनों चाल को जोड़कर भाग दे देंगे, तो इससे आंसर 60 है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसी छोटी छोटी चीज हमारे नंबरों का नुकसान करते हैं एग्जाम हॉल में। और अगर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे भाई, तो होगा क्या, ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे एक या दो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे जो कंपटीशन से बाहर भी कर सकते हैं। इतना तो आप जानते हैं, एक एक क्वेश्चन की, एक एक नंबर की कितनी वैल्यू है। और ऐसे फ्री के नंबर लुटा दोगे तो बचेगा क्या भाई, ऐसे को तो बचाइए अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और देखिए मैंने क्या कहा, मुझे उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में वीडियो पूरी ही देखिए, वीडियो पूरी देखने के बाद हर सवाल को कीजिए, और उसके बाद ईमानदारी से बताना कि आपने इनमें से कितने सवाल गलत किए, ईमानदारी से। ठीक है, लिखकर बताना कि भैया जी ये गलत हो गए मेरे से। ओके, आ जाते हैं। एक दुकानदार दूध और पानी के मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। यदि मिश्रण में 20% पानी है तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है। A shopkeeper sells a mixture of milk and water at 20% more than the cost price of milk. If the mixture contains 20% water, what percent of the total profit does he makes? ठीक है, चलिए इसको देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और करके देखिए। ठीक भाई, आ जाते हैं। उम्मीद है ये भी आपने बिल्कुल ठीक किया होगा। आज मुझे आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या है। एक दुकानदार दूध पानी के मिश्रण को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता, हमें नहीं पता, तो हमने देखा कि 100 रुपए के रेट में खरीदा, 120 के रेट में बेच रहा है, 100 के रेट में खरीदा, 120 में बेच रहा है। यदि वह मिश्रण में 20% पानी हो, यदि मिश्रण में 20% पानी हो, अब देखिए भैया यहां पर असली ट्विस्ट यहां पर शुरू होता है। मिश्रण में पानी कितना है, 20% है, यानी अगर मिश्रण 100 है तो पानी 20 है, इसका मतलब दूध कितना है, दूध 80 है। तो उसने 80 लीटर ही दूध खरीदा था। ठीक है, उसने 80 लीटर दूध खरीदा, 20 लीटर पानी मिला दिया, 80 लीटर दूध कितने में आ गया, 8,000 रुपए में आ गया। क्यों, 100 के रेट में खरीदा है। कितना आसान चीज है, 80 लीटर 100 के रेट में 8,000 में खरीदा, और जब वो बेचने गया तो 100 लीटर मिश्रण बेचा। किस रेट बेचा, 20% ज्यादा पर, 100 के रेट खरीदा था, 120 के रेट में बेचा। 120 में 100 लीटर कितने का गया, 12,000 रुपए का गया। अब 8,000 में खरीदा था, 12,000 में बेच दिया। आप चाहे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने देखा मेंटली कैलकुलेशन होगी, 8,000 में खरीदा, 12,000 में बेच दिया, 4,000 का फायदा हुआ। अब सिंपल सा बता सकते हैं, 4,000 गुणा 100 बटे 8,000, तो कितनी बार कट गया भैया, 50% का फायदा हुआ। अब मैं उनसे कहना चाहूंगा जो 50% से अलग कुछ भी लाए हैं तो क्या गलती करिए, अब सोच लीजिए। जो 50% से अलग ला रहे हैं तो उन्होंने गलती क्या करी है, उम्मीद है उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और, अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार दूध और पानी के मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। यदि वह दूध में 20% पानी मिलाता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ होता है। संख्या वही है, अंतर बताने के लिए आपको संख्या वही दे रहा हूं, बस इसका अंतर समझिए। पिछले सवाल में मिश्रण में 20% पानी था, यदि यहां दूध में 20% पानी है, तो आपको यह समझना है कि इस बार दूध में यदि मिश्रण में 20% पानी, ये तो पिछले वाला ही आ गया, मैंने उसको इधर कर दिया,
हाँ जी, ये वाला दूध वाला कर लेते हैं भाई। ठीक, तो देखते हैं, वो पहले वाला था। अब देखिए, एक दुकानदार दूध पानी के मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है यदि वह दूध में 20% पानी मिलाता है। दूध में 20% पानी, यानी दूध कितना है 100, पानी कितना मिला है उसमें 20, तो मिश्रण कितना हो गया 120। 100 लीटर खरीदा, 100 रुपए के हिसाब से खरीदा, कितने में 10,000 में। ये करना तो यही है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, संख्या ऐसी है, लेकिन समझना इस लेवल पर है। इस लेवल को जितना समझेंगे उतना बहुत आसान होता चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए भैया, तो 100 लीटर दूध था, 20 लीटर पानी मिलाया, 120 लीटर मिश्रण हो गया। 100 लीटर 100 के रेट में 10,000 में खरीदा, और बेचने मार्केट में कितना सामान गया 120 लीटर, रेट भी 20% बढ़ाया, 120 लीटर 120 के हिसाब से 14,400 में बेचा, तो 4,400 का फायदा हुआ। कितने का फायदा 4,400। लाभ गुणा 100 बटे लागत, लागत कितने की 10,000 की है, 44% का लाभ। पहला क्वेश्चन 50% फायदा, दूसरा क्वेश्चन 44% फायदा। और आपके लिए एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं जो संख्याएं आसान यूज कर रहा हूं, याद रखना संख्याएं बहुत आसान यूज कर रहा हूं, क्योंकि समझाना है, मेन मकसद है आंसर का अंतर बताना। सवाल ये भी आ सकता है, ये नहीं आएगा, सवाल ये भी आ सकता है कि एक दुकानदार दूध में 10% पानी मिलाता है, 30% रेट बढ़ाकर बेचता है। ऐसा भी आ सकता है एक दुकानदार के मिश्रण में 10% पानी है और 35% रेट बढ़ाकर बेच रहा है। हर चीज संभव है। संख्याएं जरूरी नहीं कि 20 ही 20 आए, तो वो 5% 27% भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अगर इस ढंग से चल रहे हैं। और दो सवाल अलग अलग हैं, यहां पर मैंने दोनों को बिल्कुल क्लियर करने के लिए ही आसान संख्याएं आपके सामने पेश किया भाई। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। और बढ़ते हैं, और मुझे ये भी, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे ये भी उम्मीद है आपने दोनों ही सवाल ठीक किए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं भैया। बहुत आसान सा एक सवाल है, सिंपल कैलकुलेशन का है, जल्दी से कीजिए भाई। देखते हैं भाई। ओके, हाँ जी भाई, देखते हैं। तो देखिए, अगर किसी भाई ने इसमें माइनस का 6 लाया है, तो वो भी गलत है भाई। ठीक है, अभी पहले इसको समझते हैं। गलती बहुत सारी हो सकती है, इसमें तो बहुत सारे अलग अलग आंसर आए होंगे। मैं आपको बता देता हूं इसमें हमने क्या डाला है, जो हम आपको बताना चाह रहे थे, मेन उस पर आ रहे हैं। देखिए, गलती के इस क्वेश्चन में गलतियों के कई सारे चांस हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज सिखाना चाह रहे हैं, हम इस पर जा रहे हैं। अब बहुत सारे ने इसको क्या किया होगा, 4 किया होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको 4 कर दिया। ठीक है, और अगर 4 किया है तो उनका आंसर -10 भी आया होगा, किसी का -6 आया होगा, तो बहुत सारी चीज आई होंगी। आ जाते हैं, देखिए 4 नहीं है, ये क्यों नहीं है, देखिए बहुत सारे इसको क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये होता है 4। लेकिन अगर आप इस सवाल पर ध्यान देंगे तो 3 जो है 64 के वर्गमूल से बहुत दूर बना हुआ है। अब ये छोटी सी गलती है, अगर हम ऐसी सवाल की लापरवाही कर गए तो गया सवाल। अब देखिए, 3 बहुत दूर बना हुआ है, यानी कि वर्गमूल 64 है, घनमूल 64 नहीं है। इसका मतलब है 3 × 8, ये इसका मतलब ये है। माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 2 हो गया, माइनस। अब देखिए यहां पर 15 7 प्लस के 22, 22 में से 6 गया, कितना बचा, 22 में से 6 गया 16। ठीक है, ये हमने अंदर का सोल्व कर दिया। अब देखते हैं ये कितना हो गया, 24 प्लस 2 -16, कितना बचा 10, प्लस का 10 बचा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, माइनस का 10 नहीं, प्लस का 10 है। ठीक है, ये छोटी सी, मतलब मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ऐसी भी गलतियां कर देते हैं, और अगर आपने की है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि अगर आप अपनी गलती को सहर्ष स्वीकार करेंगे सभी के सामने, तो याद रखना वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होती। वरना तो जब तक हम अपनी गलतियों को छिपाते रहते हैं, वो गलतियां बार बार हमारे सामने आती रहती हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके भाई, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीजिए भाई।
वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है भाई। अगर किसी भाई ने इसको जीरो कर दिया है तो वो गलत है भाई। किसी भाई ने जिसको जीरो कर दिया है तो वो गलत कर चुका है इस क्वेश्चन को। आ जाते हैं कैसे गलत है। बहुत आसान सा चीज है। इसको और इस हिस्से को अलग अलग देख लेते हैं। बीच में माइनस लगा हुआ है, इस हिस्से और इस हिस्से को हम अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो इस वाले हिस्से में का लिखा हुआ, का मतलब ऑफ होता है, तो भाग है और का है, तो बोर्ड में क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो पहले ऑफ होता है। तो अब पहले ऑफ करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो गया 1/2 भाग 1/4। ठीक है, फिर इसको 1/2 गुणा 4/1, हम पहले इसी को पूरे को कर रहे हैं, तो ये आ गया 2/1। यानी ये पूरा सोल्व होकर फर्स्ट हाफ जो है वो 2/1 आ गया माइनस। अब माइनस से बाद वाले को करते हैं। पहले देखिए इधर भाग है और गुणा है, तो पहले भाग होगी, सो 1/2 को 1/2 से भाग दिया तो 1 आ गया, और जो बाद में लिखा हुआ उसको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया। 1 गुणा 1/2 मतलब 1/2। अब 2/1 में से 1/2 घटाएं, यानी 2 में से आधा घटाए तो 1.5 बचेगा। एक सही 1/2 या 3/2, आंसर आ गया, सीधा से बात। ठीक है, 3/2 या एक सही 1/2, सीधा दिख रहा है कि 2 में से आधा घटा रहे हैं, 1.5 बच रहा भाई। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपका ये भी ठीक रहा होगा 100%। और जो यहां तक अभी तक ठीक कर चुके हैं, इसका मतलब मैथ बहुत अच्छी तरह से आपने समझ रखा है। अगर आप यहां तक सही पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप मार खाने वाले नहीं हो। बस ऐसी इसी तरीके से पढ़े जाइए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% वृद्धि करने पर उसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, जल्दी से बताइए भाई। अपने किताब पर लिखिए, अपने मतलब रफ कॉपी जो भी आप जहां क्वेश्चन कर रहे हैं उस पर आंसर लिख लीजिए, क्योंकि हम आंसर बताने वाले हैं। एक वर्ग के परिमाप में 15 एक वर्ग की भुजा में 15% वृद्धि करने पर उसके परिमाप में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, ओके। आपने बहुत सारे अलग अलग ला रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर 15% है, ये विशेष ध्यान रखना। अगर आपका आंसर 15% है तो ठीक है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल नहीं पूछा, परिमाप पूछा है। सीधी सी बात है, क्षेत्रफल वाले तो रट रखा सभी ने, क्षेत्रफल वाला तो सभी ने रट रखा भैया। ठीक है, हमने क्या पूछ लिया, इसलिए परिमाप पूछ लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जितने परसेंट भुजा बढ़ाएंगे परिमाप उतने परसेंट बढ़ेगा, जितने परसेंट भुजा को घटाएंगे परिमाप उतने परसेंट घटेगा। अगर कह रहा है एक सर्किल की जो त्रिज्या है वो 10% घटा दी, तो उसकी परिधि भी यानी सरकमफेरेंस भी क्या हो जाएगा, 10% घट जाएगी। सीधी सी बात है। मुझे मालूम है ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर एग्जाम में आ गई तो क्या करेंगे, अगर इसमें क्षेत्रफल वाला लगा दिया तो क्या करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 3250 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु को उसने 35% लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को उसने 35% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, जल्दी से देखिए भाई। जल्दी करिए भाई। ओके, ठीक है। देखिए भाई, अगर आपने इसमें 12.25% लाभ किया है तो आप गलत हो। अगर आपने इसमें 12.25% हानि आंसर दिया है तो भी आप गलत हो। ठीक है, क्यों गलत है उस पर आ जाते हैं। इसमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। आप चेक कर सकते हैं चाहे तो पूरा। क्यों, क्योंकि ये किसी दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 3250 रुपए में खरीदा है, ये क्रय मूल्य बराबर है। ऐसे सवाल में ना लाभ होता है ना हानि होती है। अगर और अच्छा समझना है तो हमारी लाभ हानि की वीडियो है, उस पर देख लेना, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। और ऐसे तो या लाभ हानि के तो हर लेवल पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैंने तो सबसे आसान वाला उठाया। ओके, सबसे आसान वाला, इसको भी बहुत सारे भाई गलत कर देते हैं, फ्री का नंबर तबाह कर देते हैं, दान दे देते हैं, ये मानिए, जो कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अभी आपको अगले क्वेश्चन पर देखना है। 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा। 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, जल्दी से देखिए। ओके,
देखिए भाई, 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग, अगर आपने इसमें, ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था लाइव में, अगर आपने इसमें 5050 आंसर दिया है तो आप गलत। अगर आपने इसमें 5050 आंसर दिया है तो आप गलत हो। अभी इसको सवाल को समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 100 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं का योग नहीं, अंकों का योग बताना है। ठीक है, संख्याओं का योग नहीं बताना, कहां बताना है, अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग 901 आएगा। आंसर ये है, 5050 नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा इसमें नहीं पढ़ते कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर 901 है। ठीक, बाकी अगर करना तो वो मैं पहले कई सारी क्लास आ चुकी है और आती रहेंगी इस टाइप के क्वेश्चन को कराने के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। महेश और सतीश की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि उन दोनों की आयु का गुणनफल 108 हो तो सतीश की आयु कितनी है। अब यार इससे आसान सवाल क्या लोगे आप, ऐसे में इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, जल्दी से कीजिए। महेश और सतीश की आयु में 3:4 का अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग 108 हो तो उनकी आयु का, सतीश की आयु कितनी है। ठीक है भाई, ओके। अगर आपने सतीश की आयु 36 साल की है तो आप गलत हो चुके हैं भैया जी। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया। अब आप सतीश की आयु 36 बताएंगे तो महेश की आयु 27 आएगी। अब जो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो सतीश की आयु 36 और महेश की आयु 27 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भैया एक बात बताओ, दोनों की आयु का योग गुणनफल क्या 108 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा ना, गलती हो चुकी है। आ जाइए, देखिए गलती क्या होती है उसको छोटे से को समझते हैं। महेश और सतीश की आयु, महेश की आयु 3A है और सतीश की आयु 4A है। ये M लिख देता हूं मैं, यहाँ S लिख देता हूं। ठीक है, महेश की आयु 3A और 4A, 3:4 का रेशियो है। ठीक, ये क्या कह रहा है, दोनों की आयु का गुणनफल 108 है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि 3A और 4A को 12A कर लेते हैं। गलत है भाई, 3 और 4 की गुणा हुई 12 है, लेकिन A और A की गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, A का स्क्वायर हो जाएगा। वही गलती कर देते हैं, छोटी सी गलती, सवाल डूब जाता है। आइए, तो अभी अगर कंफ्यूज है तो ए और ए को यहां छोड़ दीजिए और 108 बटे 3 गुणा 4 लीजिए, 9 आ गया। ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर 3 आया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए बराबर 9 ले लेते हैं। जब ए बराबर 9 लेंगे तो 36 और 27 दिखाई देगी, जबकि इनकी उम्र है, इसकी 9 वर्ष है और इसकी 12 वर्ष है। ठीक है, ए बराबर 3 है तो 3 चौके 12, 3 तिया 9। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, आसान सी चीज है ये, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये अभी हमने जो आपके सामने सवाल पेश किए, ये मैंने कहा कि कुछ ट्रेलर है और मुझे उम्मीद है आपने हर सवाल को ठीक किया होगा। मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर में होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपके दिमाग में डाउट घुसाऊं, मेरा मकसद था डाउट को क्लियर करना। मेरा मकसद था आपकी तैयारी को सही दिशा दिखाना। अगर आपने एक भी सवाल गलत नहीं किया इनमें से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है भाई। बेफिक्र होकर इसी ढंग से तैयारी करते रहिए, ट्रैक मत बदलिए। लेकिन अगर आप इनमें से 3-4 सवाल भी गलत कर रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन में से, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो आपको नुकसान दे सकती है, तो उससे बचना है। अभी आप थोड़ा सा अपने पढ़ने के तरीके को सुधार लीजिए, बस ये ध्यान रखना है भाई। मैंने कुछ सवाल दिए हैं, मैं बोल रहा हूं इस टाइप के सवाल हर चैप्टर में होते हैं। एग्जामिनर हर चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकता है, और जब वहां पर एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इनको गलत कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, उम्मीद है आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमें पढ़ना कैसे है, समझना है। मैं फिर बोल रहा हूं, रीजनिंग मैथ में ये मत देखिए कि इसका आंसर क्या है, ये देखिए इसका आंसर क्यों है। वाट पर मत जाइए, वाई खोजिए। जिस दिन वाई समझ में आ गया कि क्यों है, तो उस दिन अपने आप मैथ और रीजनिंग आपके आगे आगे भागने लगते हैं, सवाल गलत होने बंद हो जाते हैं। याद रखना, रीजनिंग और मैथ में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सवाल करने हैं। तो अगर कहीं पर रीजनिंग मैथ के दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन है तो आपके 50 में से 50 ही आएंगे, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो। और जब आप रीजनिंग मैथ में 50 सवाल में से 50 ही कर रहे हैं, बाकी 50 में कोई और सब्जेक्ट है, तो आप पहले ही बढ़त पढ़ा चुके हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए भाई, इसमें रिस्क मत लीजिए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि
जितने आपने इसमें से कितने सवाल गलत किए, कैसी लापरवाही हुई, वो सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सोच रहा था कि इस क्लास को लाइव लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लाइव में मैं दूँगा, तो फिर मेरा भी बार-बार दिमाग जो है भटकेगा, आपसे जो है कम्युनिकेशन करने में। फिर आप जो है उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले पाएँगे। तो आपकी सीरियसनेस के लिए ही मैंने ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्लास एक बच्चे की, जिसने इसको ढंग से समझ लिया, उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल सकती है। जो उसका रिस्क था उसको खत्म कर सकती है, जो उसकी जॉब के लिए रिस्क था। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपने क्या सीखा इस क्लास से ज़रूर कमेंट करके बताएँ। आज की क्लास में इतना ही भैया। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार भाइयों। जय हिंद। वंदे मातरम।